हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रेपोजिशंस, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये वैसे तो सभी क्लासेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट स्टिल ये 8th, 9th और 10th के लिए मैंने खासकर ये वीडियो बनाया है। इसमें हम एक स्टोरी जो है 8th क्लास की स्टोरी है, दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन, जो कि 9th ने भी पढ़ी है और 10th ने भी पढ़ी है। तो इस स्टोरी से को रिलेट करके प्रेपोजिशंस का यूज़ हम कैसे करते हैं, कौन कौन से प्रेपोजिशंस होते हैं और उनके बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले कि प्रेपोजिशंस क्या हैं। प्रेपोजिशंस जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इंग्लिश के कोई भी सेंटेंस जो फॉर्मेशन होती है उसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिनसे मिलाकर जिनकी मदद से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। अब जैसे ये फर्स्ट है नाउन, उसके बाद है प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस। अब जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस के बारे में, तो इसमें आप ये देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है इट शोज़ रिलेशनशिप्स। प्रेपोजिशन हमें क्या दिखाते हैं? रिलेशनशिप्स दिखाते हैं। अब व्हाट इज़ अ प्रेपोजिशन? Prepositions are words that show the relationship between a noun or a pronoun and other words in a sentence। कि एक वाक्य में नाउन और प्रोनाउन और बाकी शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं। They often tell us about the direction, location, time, how something is done। तो ये इसके बारे में बताता है। हेयर इज़ अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड दम। अगर आप ये इसको समझिए कि जैसे फर्स्ट है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब है अगर हमें कोई मूवमेंट दिखानी है और या फिर वेयर समथिंग इज़ गोइंग, कि कोई चीज़ कहाँ जा रही है। जैसे एग्जाम्पल है शी इज़ गोइंग टू द पार्क, कि वह कहाँ जा रही है? पार्क जा रही है। तो उसके लिए हमने टू जो वर्ड है इसका यूज़ किया है। तो टू जो है वो है प्रेपोजिशन। ऐसे ही लोकेशन, कि कोई भी चीज़ कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है। वेयर, जब वेयर का जवाब मिलता है, ऊपर में है ये मूवमेंट का जवाब मिल रहा है, यहाँ है वेयर है, उसकी कोई किसी भी वस्तु की लोकेशन क्या है। तो जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, ऑन जो है वो प्रेपोजिशन है, मतलब बुक टेबल के ऊपर है। तीसरी जो चीज़ ये बताता है प्रेपोजिशन, वो है टाइम। इट इंडिकेट्स व्हेन समथिंग इज हैपनिंग, कि कब जो है वो कुछ भी जो हो रहा है वो कब हो रहा है। जैसे वी विल मीट एट 5 PM, हम कहाँ मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, कहाँ नहीं सॉरी कितने बजे मिलेंगे, 5 बजे मिलेंगे। तो ये थर्ड जो है वो हो गई टाइप। फोर्थ है मैनर, मैनर या रीज़न। अब इसके लिए इट एक्सप्लेन्स हाउ और वाई समथिंग हैपन्स, कुछ भी हो रहा है कैसे हो रहा है वो होता है मैनर, और क्यों हो रहा है वो है रीज़न। तो कुछ भी हो रहा है तो उसका मैनर और रीज़न बताते हैं प्रेपोजिशंस। जैसे कि शी सक्सीडेड बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क, उसने वो जीती, किस लिए जीती? क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी। कारण था उसके जीतने का, क्या कारण था? बिकॉज ऑफ, मेहनत के कारण। तो बेटा ये जो हैं, ये जो प्रेपोजिशंस हैं वो ये सब चीज़ें बताते हैं। तो इनको आप समझिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसके बाद अब आप ये देखिए कि सेंटेंसेस जो है, पहले हम एक स्टोरी समझेंगे। जो स्टोरी का मैंने जिक्र किया है, दिस इज़ जॉडीज़ फ़ॉर्म। अब जॉडी जो है वो एक, इस कहानी में एक करेक्टर है जॉडी, एक है उसके फादर पेनी, जो मेन करेक्टर्स हैं, और तीसरा है फॉन। फॉन जो होता है एक हिरन का बच्चा होता है, उसको फॉन कहते हैं। तो इस स्टोरी में जो जॉडी के फादर हैं उनको एक स्नेक ने काट लिया था, और काटने के कारण उसको
उसका जो इलाज किया गया उसमें एक हिरन को मारा गया। हिरन के लीवर से की मदद से उसका इलाज किया गया और उसके जो फादर थे वो ठीक हो गए। लेकिन जॉडी ने ये उस वक़्त देखा था कि उस जो हिरन को जब मारा गया उसके पास उसने उसका बच्चा देखा था, एक छोटा सा। और जब से ऐसा हुआ उसके बाद से उसके मन में एक गिल्ट था, अपराध बोध था कि वो बच्चा कैसे अपनी माँ के बिना रह रहा होगा। तो उस जॉडी ने अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि वो जंगल में जाकर, फॉरेस्ट में जाकर उस बच्चे को ढूंढना चाहता है और पालना चाहता है, क्योंकि उसने उसकी माँ की वजह से जो उसके फादर हैं उनकी जान बची थी। फादर भी इस चीज़ के लिए बहुत खुश होते हैं कि जॉडी ऐसा कुछ करना चाहता है, तो वो उसको परमिशन दे देते हैं। जॉडी अपने मिल व्हील के साथ घोड़े पर बैठकर फॉरेस्ट तक जाता है और फिर वो फॉरेस्ट में फॉन को ढूंढता है और उसे झाड़ियों के बीच वो मिल जाता है। उसे बहुत खुशी होती है जॉडी की, और वो उसको अपने हाथ में, दोनों हाथों में उठा करके उसको, हिरन के बच्चे को वो लेकर धीरे धीरे लेकर अपने घर ले आता है और फिर उसे अपना ही दूध जो है वो, जो अपने हिस्से का दूध है वो उसे पिलाने लगता है। हालांकि शुरू में फॉन नहीं पी पाता दूध, लेकिन धीरे धीरे वो उसको सिखा देता है। तो बेटा ये जो स्टोरी है इसमें जितने भी जो मेन सेंटेंसेस हैं उनमें किस तरह प्रेपोजिशंस का यूज़ हुआ है, प्रेपोजिशंस जो हैं वो किस तरह नाउन प्रोनाउन का बाकी वाक्यों के साथ संबंध को बताते हैं। अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन। जॉडी का ध्यान बार बार फॉन की तरफ जा रहा था। अभी हमने स्टोरी समझी है तो अब उसी से ही रिलेटेड है कि उसका ध्यान बार बार फॉन की तरफ जा रहा था। अब जो बैक टू है, बैक टू जो है वो है एक प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर उसका ध्यान अब बैक टू, मतलब यहाँ प्रेपोजिशन किस चीज़ की प्रेपोजिशन है, वो मूवमेंट दिखा रही है। वापस उसके विचार बार बार फॉन की तरफ जा रहे हैं, मतलब मूवमेंट हो रहा है, तो ये एक प्रेपोजिशन है, बैक टू। फिर सेकंड सेंटेंस है, ही वॉज फिल्ड विद द सेंस ऑफ गिल्ट। फिल्ड विद जो है सेंस ऑफ गिल्ट मैंने होता है कि उसे एक अपराध बोध था, अंदर ही उसे ये फीलिंग थी कि उनकी वजह से वो बच्चा जो है वो अनाथ हो गया, डियर का बच्चा जो है वो अनाथ हो गया। तो वो उसके अंदर वो सेंस ऑफ गिल्ट, कारण है ये, रीज़न है उसको उसके गिल्ट का। और विद जो है हाउ, इसका जवाब देता है। तो यहाँ पर ही वॉज फिल्ड विद द सेंस ऑफ गिल्ट, तो विद जो है वो एक प्रेपोजिशन है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, द डो हैड बीन किल्ड टू सेव हिज फादर। डो को मारा गया था, क्यों मारा गया था, रीज़न क्या था, टू सेव हिज फादर। तो जो ये टू है ये पर्पस बता रहा है, पर्पस या रीज़न जो है वो किसी भी चीज़ का उसको बता रहा है टू। तो ये जो टू है एक प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन ऑफ रीज़न है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, ही थॉट ऑफ द फॉन लेफ्ट अलोन इन द फॉरेस्ट। ही थॉट ऑफ उसने क्या सोचा, फॉन के बारे में सोचा। लेफ्ट अलोन, वो कहाँ छूट गया था फॉन, इन द फॉरेस्ट। इन मतलब लोकेशन, कहाँ पर था वो, लोकेशन बता रहा है यहाँ पर। इन जो वर्ड है वो लोकेशन बता रहा है। तो ही थॉट ऑफ द फॉन लेफ्ट अलोन इन द फॉरेस्ट। इन जो है वो यहाँ पर लोकेशन बता रहा है, तो इन जो है वो है एक प्रेपोजिशन। फिफ्थ सेंटेंस है, ही वॉक थ्रू द वुड्स। वो चला कहाँ, थ्रू
थ्रू मतलब होता है बीच में से होकर। तो ही वॉक्ड थ्रू द वुड्स विद हिज फादर, किसके साथ? अपने फादर के साथ। तो यहाँ पर ही जो है वो जॉडी है और फादर, उनके बीच का संबंध जो है यहाँ पर विद से बताया गया है। तो यहाँ पर थ्रू और विद दोनों ही प्रेपोजिशंस हैं। तो अब नेक्स्ट वो देखेंगे 6th सेंटेंस, द फॉन वुड नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स। फॉन को क्या चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए। किससे चाहिए? प्रेडेटर्स से चाहिए। मतलब जो जंगल में शिकार जो करने वाले दूसरे एनिमल्स हैं वो होते हैं प्रेडेटर्स। तो फॉन को क्या चाहिए होगी? कहाँ से उसको डर है? फ्रॉम प्रेडेटर्स। तो यहाँ पर फ्रॉम प्रेडेटर्स। तो ये फ्रॉम जो वर्ड है वो है प्रेपोजिशन। आप ये देखिए कैसे यूज़ हो रहा है इन वाक्यों में ये प्रेपोजिशंस। देन 7th सेंटेंस, ही बेंट लो अंडर द ब्रांचेस। अंडर द ब्रांचेस, अब यहाँ पर जो है अंडर जो वर्ड है वो बता रहा है लोकेशन कि ब्रांचेस के नीचे। तो ये प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन हो गई कि ही बेंट लो अंडर द ब्रांचेस। जब जॉडी उसको ढूंढ रहा था तो वो ब्रांचेस के नीचे में झुककर वो उसे ढूंढ रहा था, फॉन को। तो अंडर जो है वो है एक प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है 8th सेंटेंस, द साउंड ऑफ द विंड। किसकी साउंड? विंड की साउंड। रसलिंग थ्रू द ट्रीज, जो साउंड कहाँ से गुजर रही थी? ट्रीज में से होकर गुजर रही थी। थ्रू, ये दोनों ही प्रेपोजिशंस है। थ्रू द ट्रीज वॉज सूदिंग, जो आवाज़ थी हवा की वो उसको बड़ा ही सूदिंग, उसको बहुत मन को आराम देने वाली लग रही थी। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज, जॉडी पिक्ड अप द फॉन एंड हेल्ड इट क्लोज टू हिज हार्ट। उसने उसको उठाया और अपने छाती से लगा लिया, अपने चेस्ट से उसको लगाया। तो ही यहाँ भी जो मूवमेंट दिखा रहा है, टू वर्ड जो है वो मूवमेंट दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, दे रिटर्न टू द हाउस। अब वो लोग वापस वो घर आ गए, उसको लेकर के फोन को लेकर कहाँ आए? रिटर्न टू द हाउस। कब आए? बाय इवनिंग। बाय जो है वो टाइम बता रहा है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। समय बताने के लिए यहाँ पर बाय का यूज़ हुआ है, और मूवमेंट बताने के लिए कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसके लिए टू का यूज़ हुआ है। अब नेक्स्ट आप देखिए और भी इसमें यूज़ किए गए हैं जो प्रपोजिशंस है। जैसे जो एट का यूज़ हुआ है, जॉडी स्टूड एट द एज ऑफ द क्लियरिंग सर्चिंग फॉर द फॉन। वो कहाँ खड़ा था? जहाँ पर वो ढूंढ रहा था, जहाँ पर बहुत सारा बुशेस लगी हुई थी, वहाँ पर उसके एज पे खड़ा हुआ था और वहाँ पर वो पौधों के बीच में से फॉन को ढूंढ रहा था। फिर हिज फादर स्माइल्ड एट हिम, उसके फादर उसकी तरफ देखकर, एट हिम, प्राउड ऑफ हिज कंपैशन। तो यहाँ पर वो उसके फादर बहुत ही प्राउड थे कि उसके अंदर इतनी दया भाव जो है वो भरी हुई है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर जो है एट द एज, एट हिम, ये एक लोकेशन को बता रहा है। फिर ऑन है, द फॉन रेस्टेड ऑन द सॉफ्ट ग्राउंड। फॉन कहाँ पर बैठा था? उसकी जो टच कर रहा था वो ग्राउंड को टच कर रहा था। तो वो कहाँ है? ऑन द, मतलब ये भी लोकेशन है। टू यंग टू वॉक फार, बहुत ही वो छोटा था इसलिए दूर नहीं जा सकता था। जॉडी प्लेस्ड हिज हैंड जेंटली ऑन द फॉन्स हेड। जेंटली ऑन, जॉडी ने अपना हाथ बहुत प्यार से
फ़ॉन के सर पर रखा, ऑन, उसके सतह पर, एक सरफेस के ऊपर उसका हाथ रहा फ़ॉन के सर के ऊपर। देन थर्ड इज फॉर का यूज़ है, जॉर्डी फेल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉन्स सेफ्टी। जॉर्डी जो था वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रहा था। किस लिए मान रहा था? फॉर मतलब उसके पीछे एक कारण था, रीज़न था, फ़ॉन की सेफ्टी के लिए अपने आप को जिम्मेदार मान रहा था। तो ये जो फॉर है ये भी जॉर्डी और फ़ॉन के बीच का जो संबंध बता रहा है। फॉर इनका जो रिलेशनशिप नाउन और प्रोनाउन का बाकी सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ क्या संबंध होता है वो बताता है प्रेपोजिशन। तो सेकंड सेंटेंस देखिए, ही न्यू हिज द फॉन्स मदर हैड डाइड फॉर सेविंग। उसकी माँ क्यों मर गई थी? फॉर सेविंग हिज फादर्स लाइफ, कि उसके फादर की लाइफ को बचाने के लिए। तो यहाँ पर जो है फॉर का मतलब है कारण था उसके लिए। किस लिए? फॉर सेविंग, यहाँ पर रीज़न है या पर्पस है। तो ये प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट जो आप देखिए, ओवर का भी यूज़ हुआ है इस बुक लेसन में, इस स्टोरी में। द ब्रांचेस आर्क्ड ओवर देयर हेड, आर्क्ड ओवर देयर हेड्स एज दे वॉक थ्रू द फॉरेस्ट। जब वो फॉरेस्ट में से जा रहे थे तो जो ब्रांचेस थी वो उसके सर के ऊपर थी। तो ऊपर के लिए ओवर जो है वर्ड का यूज़ किया गया है। ही लुक्ड ओवर द बुशेस, उसने कहाँ देखा? बुशेस के ऊपर देखा। होपिंग टू स्पॉट द फॉन, उसके वहाँ से उसने फॉन को ढूंढ रहा था वो। तो ही लुक्ड ओवर द बुशेस। देन एक और वर्ड हुआ है, एक और प्रेपोजिशन यूज हुई है, अबाउट। ही वॉज जॉर्डी वरिड अबाउट द फॉन। किसके बारे में चिंता कर रहा है? फॉन के बारे में। तो यहाँ पे अबाउट जो वर्ड है वो आया है कि वो फ़ोन की चिंता कर रहा है। बीइंग लेफ्ट अलोन इन द फॉरेस्ट, क्योंकि वो अकेला जो है वो फॉरेस्ट में रह गया है। तो यहाँ पर जॉर्डी की चिंता को बता रहा है कि अबाउट जो वर्ड है, अबाउट द फॉन। जॉर्डी चिंतित है किसके बारे में? फॉन के बारे में, कि वो ठीक है या नहीं। ही स्पोक अबाउट हिज प्लान, जब वो अपने फादर को बता रहा था कि वो उसकी परवाह करना चाहता है, फ़ोन को की केयर करना चाहता है, तो उसने बोला ही स्पोक अबाउट हिज प्लान टू टेक केयर ऑफ द फ़ोन विद हिज फादर। तो ये बेटा ये सारे जो हैं वो हैं प्रेपोजिशंस। अब आपने एक और देखिए, यहाँ पर एक स्लाइड है, कॉमन प्रेपोजिशंस कौन से होते हैं? इन, ऑन, एट। इट इज़ यूज फॉर टाइम एंड लोकेशन। ये देखिए, टाइम एंड लोकेशन के लिए कभी इन का भी यूज़ हो जाता है, ऑन का भी यूज़ हो जाता है, एट का भी यूज़ हो जाता है। फिर डायरेक्शन को, मतलब मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह कुछ भी मूव कर रहा है वो होती है डायरेक्शन। तो वो टू भी बताता है, इनटू भी बताता है, ऑन टू भी बताता है। इनटू जब कोई चीज़ बाहर से अंदर जा रही होती है वो मूवमेंट को, अगर अंदर है किसी के तो इन हो गया, वो तो स्थान हो गया। जैसे द टीचर इज़ इन द क्लासरूम। लेकिन अगर हम कहेंगे कि द स्टूडेंट वेंट इनटू द क्लासरूम, कि बाहर बच्चा खड़ा है वो क्लासरूम में गया, तो ही वेंट इनटू द, तब इनटू का यूज़ जो है वो डायरेक्शन के लिए, कोई मूवमेंट के लिए बताया जा रहा है, जबकि यहाँ पर इनका यूज़ लोकेशन के लिए है। ऐसे ही ऑन और एट का यूज़ होता है। फिर होता है बाय, विद, अबाउट। ये इट एक्सप्लेन्स मैनर और रीज़न, कि कोई भी काम का कारण क्यों हो रहा है, कोई भी अगर एक्शन हो रहा है उसका कारण क्या है, या कुछ भी जो है, और उसका तरीका। मैनर होता है हाउ, मैनर का मतलब होता है हाउ, कैसे। फिर देन अंडर, ओवर, बिटवीन, अमंग,
ये दे शो पोजीशन, पोजीशन मतलब अंडर का नीचे, ओवर ऊपर। ऐसे ही बिटवीन जो होता है वो दो लोगों के बीच होता है। जब दो लोगों की बात हो रही है तो हम बिटवीन यूज़ करते हैं। जब बहुत सारे लोगों के बीच कुछ हो रहा होता है तो अमंग यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट दिस एप्पल्स अमंग द स्टूडेंट्स, कि ये एप्पल जो है सब स्टूडेंट्स के बीच में बांट दो। और अगर हम कहते हैं दो लोगों के बीच बीच में लड़ाई हो रही थी, तब बीच वर्ड का यूज़ होता है बिटवीन। जैसे देयर वाज अ फाइट बिटवीन द टू ब्रदर्स। तो इस तरह से हम जो है इनको समझेंगे कि प्रेपोजिशंस कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। दे आर स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स दैट मेक सेंटेंसेस क्लियरर एंड मोर मीनिंगफुल। वो वाक्यों को बिल्कुल सही करके और ज़्यादा मीनिंगफुल तरीके से हमें बताते हैं। तो बेटा इन प्रेपोजिशंस को आप रिवाइज़ करिए। और इसमें ये भी आपको साथ में जो स्टोरी है उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको समझने में इजी रहेगा। और भी आप अपने जो अपने बुक के जो लेसन्स हैं उनमें भी आप इनको ढूंढिए और उसके रिलेशनशिप्स को वाक्य में अलग अलग शब्दों के आपस के संबंध को समझिए। तो उससे आपको इंग्लिश बोलने में भी इजी रहेगा और बहुत सही इंग्लिश आप लिख भी पाएंगे और बोल भी पाएंगे। थैंक यू बेटा। आई होप कि आपको जो है ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप इनको रिवाइज़ करिए।